राजनीति के इस यात्रा में आलोचक, प्रशंसक दोनों तरह के लोग मिलते हैं। आप अपने आलोचकों के बारे में क्या सोच रखते हैं? मैं मेरे आलोचकों का सम्मान करता हूँ। मेरी तो 4 पीढ़ियाँ दिग्विजय सिंह जी के साथ थी। मेरे पिता ने पूरे जीवन उनका साथ दिया। दिनचर्या में सिर्फ ये है कि मैं हर हालत में सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ और थोड़ा बहुत कि इस राजनीतिक बड़े कदम में कहा जाता है कि आप सिंधिया जी के काफ़ी करीबी हैं, तो उनकी क्या भूमिका रही थी आपने जब ये कदम उठाया था? किले की राजनीति से बाहर निकलकर और उसी को चुनौती देना, वो कौन-सा ऐसा निर्णायक क्षण था जब आपको लगा कि नहीं, अब रास्ते अलग-अलग होंगे, अब एक साथ नहीं जब चल मैं पा रहा कांग्रेस की एक नई जिला कार्यकारिणी बन रही थी, तो उसमें मेरा घोर अपमान जयवर्धन सिंह जी द्वारा किया गया था कि कार्यकारिणी में जो लोग तो कार्यकर्ताओं की बात मानना चाहिए। और जयवर्धन सिंह जी हो गए थे स्वयंभू, जो आज भी हैं कि उनने जो निर्णय कर लिया वही फाइनल होता था। तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ हम रह के क्या करेंगे जो हमारी 2 बात नहीं माने, हमारी कोई सलाह नहीं माने। अगर हम अपना अनुभव उनसे शेयर कर रहे हैं तो उसको भी अगर वो नहीं मान सकते तो फिर उनके साथ रहना कहीं से जनता के बीच में। वो सिंधिया जी का मेरे ऊपर पहले से स्नेह रहा है। मेरे पिताजी को बहुत स्नेह करते थे। श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी उनसे बहुत स्नेह करते थे। उनके पिताजी लेट महाराज माधवराव सिंधिया जी मेरे पिताजी से बहुत इनसे दूरियां दिग्विजय सिंह जी से कभी कोई हमें आपत्ति नहीं रही। लेकिन नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के इस दूसरे एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हमारे जो मेहमान हैं उन पर ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही, वो भी सही। आदरणीय श्री हिरेन सिंह जिन्हें लोग बंटी बना जी के नाम से भी जानते हैं। बना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। तो सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बना जी से चर्चा करेंगे आपके बचपन के बारे में कि आपके पिताजी जो थे स्वर्गीय जो मूल सिंह दादा भाई जी थे, वो कांग्रेस के और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी एक मजबूत स्तंभ माने जाते थे। ऐसे में राजनीति के क्षेत्र में आप पले बड़े, कैसा बचपन गुजरा आपका? मेरी तो 4 पीढ़ियां दिग्विजय सिंह जी के साथ थी। मेरे पिता ने पूरे जीवन उनका साथ दिया। और रही बात मेरे बचपन की, तो आम आदमी की तरह मेरा बचपन रहा है, जो और बच्चे होते हैं उसी तरह से। पिता ने हमेशा राजनीति से दूर रखा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मैं यहाँ आया तो राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन जब गांव पे मैंने रहना शुरू किया तो लोगों का प्यार, स्नेह, लोगों के कामों की जो उम्मीद होती थी उसको देखते हुए फिर धीरे धीरे जन सेवा का करने की इच्छा जागृत हुई। और उसी के तहत सन 2000 में मैं पहली बार मेरे पीलाघाटा क्षेत्र से निर्विरोध जनप्रसाद निर्वाचित हुआ था। इनसे दूरियां दिग्विजय सिंह जी से कभी कोई हमें आपत्ति नहीं रही। लेकिन उनके सुपुत्र जयवर्धन सिंह जी और उनके और मेरे विचार शायद मेल नहीं खा पाए, या जो भी कुछ कारण रहे होंगे, इस वजह से उनको दूरी बना के मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला और श्रीमंत सिंधिया जी का साथ तो हमने चुना उसको। अच्छा, राजनीति भरी जिंदगी में काफी व्यस्तता रहती है और ऐसे में आपकी दिनचर्या क्या रहती है? राजनीति में दिनचर्या पूरी व्यस्त इसलिए रहती है कि राजनीति में कोई टाइमिंग नहीं होती कि आपको अपने समय से नहीं चलना है। आपको अपने कार्यकर्ता के हिसाब से चलना है। आपका कार्यकर्ता, आपका जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनके साथ आपको तालमेल बना के चलना है। किसको किस टाइम आपकी जरूरत पड़ जाए तो आपको हमेशा अपनी उपलब्धता रखना पड़ेगी। दिनचर्या में तो जो भी व्यक्ति जन सेवा से जुड़ा हुआ है उसको सबसे पहले तो अपने आप को फिट रखना चाहिए, ताकि वो पूरे टाइम जोश के साथ लोगों का काम कर सके। दिनचर्या आम लोगों की तरह मेरी दिनचर्या में सिर्फ ये है कि मैं हर हालत में सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ और थोड़ा बहुत जो अपना व्यायाम वगैरह नियमित है। इसके बाद पूजन पाठ नियमित है और इसके बाद नाश्ता करके और फिर सारा दिन जन सेवा करना। किले की राजनीति से बाहर निकलकर और उसी को चुनौती देना, और वो कौन-सा ऐसा निर्णायक क्षण था जब आपको लगा कि नहीं, अब रास्ते अलग-अलग होंगे, अब एक साथ नहीं जब चल मैं पाएंगे? कांग्रेस में था उस टाइम कांग्रेस की एक नई जिला कार्यकारिणी बन रही थी, तो उसमें मेरा घोर अपमान जयवर्धन सिंह जी द्वारा किया गया था कि कार्यकारिणी में जो लोग मेरे नीचे काम करते थे पहले, जिनको मैंने राजनीति करना सिखाया है, चलना सिखाया है,
और मैं उनको बड़े पदों पे सुशोभित करके और मुझे कार्यकारिणी का आमंत्रित सदस्य बनाया था। तो इससे बड़ा बड़ा अपमान और कोई हो नहीं सकता। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रही जयवर्धन सिंह जी की, नादानी के लो, बचपना के लो, लेकिन एक हद तक किसी चीज़ को स्वीकार किया जा सकता है। इसके बाद उसको छोड़ना उचित लगा, और जिनको छोड़ा उनसे ही लोहा अगर लिए जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। दिसंबर 2021 में आपने भाजपा का दामन थामा। कांग्रेस में वो कौन सी विशिष्ट घटना थी जिसने आपको ये निर्णय लेने पर विवश किया? जैसे मैंने आपको बताया, जिला कार्यकारिणी वाला, जी। ये एक घोर अपमानजनक बात थी। और इसके अलावा जयवर्धन सिंह जी, आज हम किसी नेता के साथ चलते हैं तो कार्यकर्ताओं की बात मानना चाहिए, और जयवर्धन सिंह जी हो गए थे स्वयंभू, जो आज भी हैं, कि उनने जो निर्णय कर लिया वही फाइनल होता था। तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ हम रेखे क्या करेंगे जो हमारी दो बात नहीं माने, हमारी कोई सलाह नहीं माने। अगर हम अपना अनुभव उनसे शेयर कर रहे हैं तो उसको भी अगर वो नहीं मान सकते तो फिर उनके साथ रहना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं। आपके इस राजनीतिक बड़े कदम में कहा जाता है कि आप सिंधिया जी के काफी करीबी हैं, तो उनकी क्या भूमिका रही थी आपने जब ये कदम उठाया था? सिंधिया जी का तो भरपूर आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और उनकी वजह से आज मैं चल रहा हूँ और इस मुकाम पे हूँ जहाँ भी आज मैं खड़ा हूँ जनता के बीच में। वो सिंधिया जी का मेरे ऊपर पहले से स्नेह रहा है। मेरे पिताजी को बहुत स्नेह करते थे, श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी उनसे बहुत स्नेह करते थे। उनके पिताजी लेट महाराज माधवराव सिंधिया जी मेरे पिताजी से बहुत स्नेह रखते थे। तो मैं तो सिंधिया जी से पहले से भी जुड़ा हूँ, कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस के नेता थे, तो हम उनके निरंतर संपर्क में रहते थे। राजनीति की इस यात्रा में आलोचक, प्रशंसक दोनों तरह के लोग मिलते हैं। आप अपने आलोचकों के बारे में क्या सोच रखते हैं? मैं मेरे आलोचकों का सम्मान करता हूँ, क्या हुआ? क्योंकि आलोचक, अगर आपकी आलोचना नहीं होगी तो फिर आप निरंकुश हो जाओगे। तो राजनीति में आलोचना होना बहुत आवश्यक है। 2023 का जो विधानसभा चुनाव रहा, जहां से आप लड़े राधोगढ़ विधानसभा सीट से, वास्तव की बात है कि इस चुनाव के जो परिणाम आए वो एक इतिहास बन चुका है और उसको याद रखा जाएगा। राधोगढ़ 1977 से लेकर कांग्रेस का एक अभेद किला माना जाता है, और 46,000 के मतों के अंतर, 48,000, 48,000 माफ कीजिएगा। 18 में 48 था। हाँ, वो 13 में 58,000 से ऊपर था। हाँ, तो आपने इस बड़े मतों के अंतर के आंकड़े को सिर्फ 4,500 तक सीमित लाके कर दिया। क्या जादू किया आपने जनता पर? कोई जादू नहीं किया, जनता का प्रेम है, इसने और मेरे जो कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन के साथ जिस तरह से उन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले तो 48,000 वोट को नीचे ला के 4,000 पे लाना एक बड़ी बात थी। उस चुनौती को हमने पूरा किया है, और अगली तैयारी 28 की है, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ से प्रत्याशी बनाएगी। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस बार ये 4,500 का डिफरेंस है, इसको खत्म करके 15-20,000 पे लाया जाए। अच्छा, जब चुनाव आपने लड़ा था उस समय मुझे याद है कि जो प्रत्याशी थे उनमें से एक प्रत्याशी ऐसे भी थे जो सेम आपकी तरह नाम था उनका, और उससे आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जो मतदाता थे वो भ्रमित हुए? निश्चित रूप से कुछ नुकसान हुआ है उससे। जो व्यक्ति मेरे नाम से जो इन्होंने एक नॉमिनेशन कराया था, उससे कुछ हमें वोटों का फर्क पड़ा है, 2-2,500 वोट का नुकसान हुआ है। आज भी हमारा कुछ मतदाता ऐसा है जो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो सिर्फ नाम देख के कहीं तो गलती हुई है उससे। चुनाव के बाद भले ही आप हारे, लेकिन आपके चेहरे पर हार की शिकन तक नहीं आई। नहीं, हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव होता है, एक व्यक्ति हारता है, एक जीतता है। हमने तो चुनाव हारने के बाद जुलूस निकाला था। नतीजों के बाद आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि मैं वही बंटी बना हूं जिसने पसीने छुड़ा दिए। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा अच्छा वाक्य था कि ये इलेक्शन के दौरान, नॉमिनेशन के बाद, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने एक मंच से ये कहा, ये कौन है बंटी संटी। तो मुझे बड़ी हंसी भी आई इस बात को लेके कि इतने मैच्योर्ड नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। 4 पीढ़ियों से हमने आपकी सेवा करी और आप बोल रहे हैं कौन है बंटी संटी। और इस बात पे हंसी भी बहुत आई कि ये बौखलाहट उनकी देखने को नज़र आ रही थी। जो वीडियो मैंने एक डाला था बाद में, मैं संकल्पित हूँ कि मेरे एक एक कार्यकर्ता को मेरे परिवार की तरह मुझे उनकी रक्षा करना है। तो चुनाव के बाद कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाने का प्रयास किया, तो वो वीडियो जारी करना आवश्यक था। तो उसे क्या माने, चेतावनी या फिर ये राधोगढ़? वो माने
जो उनको मानना है। अच्छा, तो या फिर ये माने कि राधौगढ़ विधानसभा को एक आक्रामक चेहरा मिल गया है? नहीं, आक्रामक नहीं कहेंगे इसको। हम्म, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जो मेरी टीम है, जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक सदस्य, वो अपने आप को सुरक्षित समझे। किसी तरह का आतंक या भयभीत करने की किसी को, हमारे आदमी को आवश्यकता नहीं। चुनाव के परिणामों के बाद भी आपकी सक्रियता लगातार है, जनता के बीच आप जा रहे हैं। इस सक्रियता को आगामी चुनाव की तैयारी समझा जाए? मैंने आपसे अभी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2028 में किसी को भी, इसको भी टिकट देगी, मुझे उसको, हमारी पूरी टीम उसको मिलके जिताएगी, इस बात पक्का। एक मुद्दा है आरोन की जो रेल लाइन है गुना से आरोन सिरोंज के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो बहुत पुराना मुद्दा है और इस बारे में मैंने ऊपर चर्चा की, और जब भी मुझे इसमें अवसर मिलेगा तो मैं श्रीमती महाराज साहब से इस बारे में चर्चा करूंगा और उनको अवगत कराएंगे कि पुराना मुद्दा ये होना भी चाहिए, और विशेष निवेदन उनसे इस बारे में करें। आरोन की जो जनता है, काफी बेरोजगार युवाओं की ये मांग है कि आरोन क्षेत्र में कोई फैक्ट्री, कारखाना, उद्योग ऐसा लग जाए जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार की जो है व्यवस्था हो जाए। इसके बारे में आपकी कोई रणनीति है क्या? देखिए, 77 से दिग्विजय सिंह जी का राज रहा है, इसी विधानसभा से चुनाव लड़े हैं। आरोन क्षेत्र ने, पनवाड़ी ने उनका हमेशा सहयोग किया है। वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे। जो भी कारखाने आए, जो भी उद्योग आए, वो सब राघोड़ में ही आए। इस बात को मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और आरोन को इस चीज़ों से वंचित रखा गया है। जब भी मुझे अवसर मिलेगा, चाहे महाराज साहब से बात करने का अवसर मिले, जब भी मिलेगा, तो मैं सबसे पहले मांग ये रखूँगा कि हमारे आरोन पनवाड़ी क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग यहाँ लाए, जिससे यहाँ के हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके और क्षेत्र का विकास हो सके। आरोन क्षेत्र की जनता हो, आपके समर्थक हो, कार्यकर्ता हो, क्या ये मान के चलें कि आगामी चुनाव में आप फिर से एक बार पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी में संगठन की पार्टी है। संगठन जिसको प्रत्याशी बनाएगा, उसके साथ में पूरी ताकत से लड़ूंगा। चलिए, क्षेत्र की जनता को अगर आपसे मिलना हो तो वो कौन सा सही समय होगा जब वो अपनी बात या समस्या आपके सामने रख सकते हैं? मेरा कोई निश्चित समय नहीं है। मैं सुबह से लेकर रात तक जनता की सेवा में रहता हूँ। किसी भी वक्त, किसी भी टाइम मेरे घर पे कोई आता है, मैं उससे मिलता हूँ, और रात को अंतिम व्यक्ति जो मेरे से मिलने आता है, उससे मिलने के बाद ही मैं घर के अंदर जाके सोने जाता हूँ रात को। आरोन हो, गुना जिला हो, अपने क्षेत्र से बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो काफी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ें, अच्छा काम करें, समाज हित में, जनहित में काम करें। पिछले जो चुनाव आपने लड़ा था, उस चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान कोई ऐसा वाकया जिसने आपको मुस्कुराने पर मजबूर किया हो, कि या फिर कोई ऐसी घड़ी जो आपकी यादगार बन गई हो? हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी स्वयं पैसे बांटते फिर रहे थे, इससे ज्यादा हंसी की और क्या बात हो। चलिए, अगर आपको केंद्र सरकार से एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे, रेल, उद्योग या फिर शिक्षा? रेल की तो हमने अभी बात की है आपसे, रेल का अलग विषय हमारे आरोन वाली लाइन का। इसके बाद अगर कोई विषय आता है तो फिर शिक्षा आता है। शिक्षा आता है, कोई बड़ा उद्योग आता है जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। चुनाव हारने के बाद भी आपकी ऊर्जा रत्ती भर भी कम नहीं दिखाई देती है। कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं? मेरे कार्यकर्ताओं और जनता का जो स्नेह प्राप्त होता है, उससे बड़ा कोई च्यवनप्राश नहीं हो सकता। बना जी, आपने सभी सवालों के जवाब एकदम आश्वस्त होकर दिए, शानदार जवाब लगे आपके, और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।